जय गुरुजी। लोगों का कनेक्शन गुरुजी से 1995 में जुड़ा। उस समय गुरुजी जालंधर में रहते थे। उनके पास सबसे पहले मेरे बड़े ब्रदर गए, जो अब सब चंडीगढ़ में ही रहते हैं। वो गए, उनको उनके फ्रेंड लेके गए, और जब वो वहां पे गए तो गुरुजी ने उनको पूछा कि तुम्हारे मम्मी डैडी का की नाम है। मेरे ब्रदर ने उनका नाम बताया, तो इसी तरह उन्होंने बोला कि अपने डैडी नू लेके आई। ऑल्सो वी कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, और सिख फैमिली में आपको मालूम है कि गुरु ग्रंथ साहब को ही हम गुरु मानते हैं और किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग को हम नहीं पूछते हैं। ये हम लोगों का एक दिमाग में धारणा थी बचपन से। यही बात मेरे भाई के दिमाग में भी थी। तो उन्होंने डरते डरते फिर मम्मी डैडी को बोला कि गुरुजी एक है, मैं उनके पास जालंधर में जाता हूँ और वो आप लोगों को बुला रहे हैं। तो मम्मी ने इसको बड़ा पॉजिटिव वे में लिया कि किसी महापुरुष ने अगर बुलाया है तो उनसे ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी ना, तो उसमें जाने में हर्ज ही क्या है। तो वो लोग मेरे भाई के साथ गुरुजी के पास चले गए। डैडी जब वहां पहुंचे, डैडी ने झट से उन्हें पहचान लिया, बिकॉज मेरे डैडी एक गवर्नमेंट जॉब में थे, पंजाब गवर्नमेंट जॉब में, और वो चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में जाते थे अक्सर। और वहां पे कभी कभार साथ में कोई ऑफिस था, वहां गुरुजी किसी को मिलने आते थे। तो एकदम डैडी ने बोला कि इनको तो मैं जानता हूँ, ये तो वहां आते थे। और गुरुजी ने भी डैडी को एकदम से पहचान लिया। अब मैं क्या बोलूं, पहचान लिया, वो तो जानते ही हैं। तो उन्होंने डैडी से कुछ क्वेश्चन पूछे कि वो ਤੁਹਾਡੇ ऑफिस का ए फला फला काम करता सी। तो तब तक डैडी ने बोला कि जी वो तो रब नू प्यारे हो गए, मतलब वो इस संसार से जा चुके थे। तो ऐसे उनकी बातचीत शुरू हो गई। उसके बाद गुरुजी ने उनको पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं, और हम सारे मैरिड थे उस टाइम जब तक गुरुजी के पास गए थे। तो गुरुजी ने सभी के नाम पूछे, हम लोगों के बच्चे भी थे, और गुरुजी ने सबके नाम पूछे, और उनमें से उन्होंने बोला कि डॉली शम्मी को बुलाओ। अब हम लोग दिल्ली में रहते थे और मेरे हस्बैंड उन दिनों न्यूज पढ़ते थे दूरदर्शन पे। तो उन्होंने बोला कि डॉली शम्मी को बुलाओ। तो उन्होंने क्या जी सतवचन गुरुजी बोल देंगे हम उन्हें। तो उनको भी मालूम था कि हम इतनी जल्दी जाने वालों में से नहीं है। एनीवे, अब मम्मी डैडी का वहां जाना आना शुरू हुआ। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही गुरुजी ने मेरे डैडी को डिवाइन प्रसाद से ब्लेस किया। वो डिवाइन प्रसाद जो उनके एकदम हाथ में आ जाता था, उसमें बहुत मेहनत लगती थी। सर उनका एकदम गर्म हो जाता था और दर्द होता था, और बहुत एनर्जी लगा के वो प्रसाद प्रकट करते थे। उन्होंने पहली बारी डैडी को वो प्रसाद दे दिया, और डैडी को बोला कि आप 2/3 बांट दो और थोड़ा सा आप अपने पास रख लीजिए, जब भी आपको कोई जरूरत हो, ये आपका प्रसाद है। और उन्होंने बोला तुम्हारियां 7 पीढ़ियां का मैंने उद्धार कर दिया है। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो कहीं भी जब जाना होता था तो गुरुजी सबको बोलते थे, चाहे वो डायरेक्शन उल्टी हो, कि पहले तुम जालंधर आ जाओ फिर हम आगे चलेंगे। तो एक बार उनका प्लान बना कि आप जालंधर आ जाओ, कि अबोहर जाना है, किसी अंकल आंटी का शायद स्कूल का ओपनिंग था, तो आप वहां आ जाए, हम सारे चलेंगे इकट्ठे। मैं उस टाइम नहीं थी उनके साथ, मेरे मम्मी डैडी उनके साथ थे। अगर जो भी कोई पंजाब से हो उसको मालूम होगा कि अबोहर जालंधर से बहुत दूर पड़ता है, और उन दिनों में जो कार्स होती थी उसमें इतना पेट्रोल नहीं डलता था, और गुरुजी के पास तो वैसे कॉन्टेसा थी, तो उसकी एवरेज बहुत कम थी, 8-9 किलोमीटर शायद थी। तो उन्होंने बोला कि ये हो नहीं सकता कि गुरुजी की गाड़ी में पेट्रोल ना डले। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि देख तू पूरी नजर रखी। इन लोगों ने रास्ते में पेट्रोल डलवाया। अपने ड्राइवर को बोला कि तू पूरे रास्ते ना नजर रखना, गुरुजी का ड्राइवर कहीं पेट्रोल तो नहीं डलवा रहा रास्ते में। कह रहे तू वहां जाके भी ना उनके साथ ही रहना, और तेरे को हम पैसे दे देंगे, तू खाना वाना इधर उधर से खा लेना, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ना। और वही बात हुई, उसने पूरा साथ नहीं छोड़ा। बड़ी हैरानी की बात, उसके बाद ये लोग वापस भी आ गए, उनकी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं डला। ये बहुत ही हैरान हो गए। तो तब मतलब गुरुजी ने एक बार ऐसे भी कहा था किसी संगत को कि आप चलो, मुझे रात को बोला कि यहाँ चलना है, और वो बेचारे घबरा रहे कि उनकी गाड़ी में उतना पेट्रोल नहीं था। तो गुरुजी ने जरा सा उन बोला शीशा खोलो, जरा सा हाथ बाहर निकाला, और सुई पूरी आ गई, पेट्रोल टैंक पे फुल आ गया, और अपना फर्स्ट क्लास जाके आ गए। और जैसे गुरुजी वापस आई, उन्होंने बोला हुन जाके पेट्रोल पवा ली। और एक बार ऐसा हुआ कि हर कोई डाउट करता था कि गुरुजी के पास जो डिवाइन प्रसाद आता है वो जरूर, इन्होंने लंबे लंबे चोले पहने हुए हैं, लंबे लंबे स्लीव्स होते थे, नीचे उनकी धोती होती थी, और पक्का वो कहीं ना कहीं छुपाते हैं और अचानक निकाल देते हैं। अब ये मेरे मम्मी डैडी के मन में चल रहा था। अब गुरुजी तो हर किसी की बात, मन की बात भांप लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जानबूझ के मम्मी डैडी के सामने ऐसे ढीले ढीले हाथ करके ढीले ढीले पूरे हिला हिला के चलना शुरू कर दिया, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इनको फिर बड़ा अजीब लगा कि ये तो गुरुजी हमारी बात समझ रहे हैं। ही वाज ट्राइंग टू शो, देख लो मेरे को चिते प्रसाद नहीं है, आप देख लो, जितना भी पूरा हिला हिला के चल रहे थे। तो उसके बाद मतलब ऐसी बातें सोच के मन में शर्म भी आती थी कि हम कैसी बातें सोच रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, जो शब्द की मैं बात कर रही थी कि जैसे सुंदर चोला, सुंदर कपड़े, सुंदर चेहरा। अब गुरुजी में जो सुंदर चोला पहनते थे वो एक तरह से हमें एक भ्रम में डालते थे। वास्तव में देखा जाए तो ये एक जिंदगी का सार है कि हमारी चेहरे, हमारी चमक, गुरुजी का नूर जो हमारे चेहरे पे झलकता है, तो वो एक तरह से हमको ये कहलाते थे कि
आप ये पहन लो, चाहे कुछ पहन लो, लेकिन जो चेहरे का नूर है वो आपका सबसे ऊपर है। आई एम श्योर हम लोग सब कुछ अलग ही दिखते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे गुरुजी का कहीं नाम आ जाए तो वो पार्टी हमारा गुरुजी का संगत में ही कन्वर्ट हो जाता है। इतने हम एक्साइटमेंट में एक दूसरे के साथ वो बातें शेयर करने लगते हैं कि जैसे वो एक मिनी, आप कह सकते हो, छोटा सा गुरुजी का सत्संग हर पार्टी में हो जाता है। कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो मुझे पता लगा था, एक नवराज अंकल जो चंडीगढ़ में है, जो गुरुजी की बहुत सेवा करते थे, वो उस टाइम एक गवर्नमेंट जॉब में थे और गुरुजी उनको छोड़ते नहीं थे, उनको जाने नहीं देते थे। वो बोलते थे, नवराज बोलते बोलते थे कि गुरुजी मेरी तो जॉब छूट जानी है, आप मुझे जाने दो ना। वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, हले नहीं जाना, हले नहीं जाना। और गुरुजी उनको बोलते थे चल मेरी टांगे दबा, जोर जोर से, जोर जोर से। तो कह रहे मैं मुक्के मार मार के मेरे हाथ दुख जाते थे। फिर बोलते थे और जोर से दबा, और जोर से दबा। कर करके कह रहे मैं बहुत थक जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ, इतना थक गए वो, बाथरूम गए रात को नवराज अंकल, और उनको नींद आई, वहीं बैठ के सो गए। अब आधी रात की बात है, गुरुजी को वॉशरूम जाना था और वो अंदर सो रहे हैं नवराज अंकल कुंडी लगा के, और गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता खड़का रहे हैं, नवराज नवराज सो गया क्या, खोलो खोलो खोलो। मतलब आप ये सोचते थे कि गुरुजी एक बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म जब लेके आए थे तो वो पूरा ह्यूमन फॉर्म में रहते थे सबके सामने, वो ये किसी पे इजहार नहीं करते थे। शायद इसी वजह से हम लोग बहुत ही बेवकूफ बने रहे। हमने कभी गुरुजी की महानता को समझा ही नहीं। हमने सोचा कि एक वो महापुरुष हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर कभी उनको सोचा ही नहीं कि वो क्या है गुरुजी। अब हमको ये सोच के बहुत बुरा लगता है कि गुरुजी हमें कितनी बार एग्जाम्पल्स देते थे, कितना कुछ दिखाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। जब वो इतने बड़े बड़े इलाज कर रहे थे, इतने मिरेकल्स कर रहे थे, तब भी हमको ये एहसास नहीं होता था कि गुरुजी क्या चीज है। तभी बच्चों की तरह गुरुजी, और मुझे पता लगा था कि बचपन में बहुत ही नटखट थे। वो कहीं ना कहीं छिप जाते थे, कभी बेड के नीचे छिप जाते थे, कभी कहीं जाके, और ऊपर से चूंकि वो बचपन से ही मेडिटेशन करते थे तो ऐसी जगह पे बैठ के मेडिटेशन करने लगते थे जहां उनका खुद भी ध्यान नहीं जाता था। कई बार तो खेतों में बैठ जाते थे, पानी चल रहा है लेकिन उनको कुछ नहीं मालूम, और वो वहां मेडिटेशन करते थे। अब उनकी माता जी नेचुरली घबरा जाती थी कि कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया। और गुरुजी की माता जी के हाथों में जो फिंगर्स थी, उनके चार चार पोर थे, चार मतलब फैलेंजेस, जो हम लोगों के आम इंसानों में तीन तीन होते हैं और अंगूठे में दो होते हैं, और गुरुजी की माता जी के हाथ में चार फैलेंजेस थे। ये भी हमें बताया गया था, जिनके भी लेडीज के हाथों में ये चार फैलेंजेस होते हैं, उनके घर महापुरुष ही जन्म लेते हैं। और दूसरी बात मैं बताती हूँ, जैसे गुरुजी हमेशा, मैं बता रही थी, कहीं भी जाना होता था गुरुजी बोलते थे पहले आप जलंधर आ जाओ। एक बार हम लोग गुरुजी के पास गए जलंधर, चंडीगढ़ से होके जाते थे हम, चंडीगढ़ से मेरी फैमिली जाते थे और फिर हम वहीं वापस आ जाते थे। तो गुरुजी ने रात को जैसे काफी लेट 12-1-2 बजे हमें छुट्टी देते थे, और ऐसे बोलते थे पूरा कॉन्वॉय में कि चलो लुधियाने वाली संगत हुन तुसी चलो, चलो जी गोबिंदगढ़ वाली संगत तुसी चलो, चलो पटियाला वाली चलो, चलो हुन चंडीगढ़ वाले चलो। तो ऐसे ही करके हम लोगों को भी इजाजत दी और हम लोग चल दिए। आई थिंक 12 बजे का टाइम होगा कुछ। फिर उन्होंने हमें बुलाया, मुझे और शमी को, और बोला कि तुसी ना सवेरे 8 बजे आ जाना इतने। अच्छा गुरुजी कितने जाना है? कहते हाँ हाँ आप दिल्ली चलना है। हमने बोला गुरुजी तो अगर दिल्ली जाना है तो हम लोग आपको अंबाला में मिल लेंगे, है ना, आप भी तो वहीं से जाएंगे। नहीं नहीं तुसी ऐसे आ जाना। और हमने भी बोला ठीक है गुरुजी। और कहाँ से हमें एनर्जी आती थी आई डोंट नो। रात को पहुंचने के बाद सुबह 8 बजे उनके पास फिर पहुंच गए, और पहुंच गए और बोला गुरुजी हम आ गए, चले चलो हम आप दिल्ली चल रहे हैं। वहां से फिर कॉन्वॉय बना के हम दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अब गुरुजी के पास कॉन्टेसा थी, और आई थिंक उस टाइम हम लोगों के पास शायद वी हैड आई डोंट नो होंडा सिटी और समथिंग, और हमने उनको फॉलो करना शुरू किया। अगर आप देखिए ना, गुरुजी कॉन्टेसा इज अ हेवी कार, उसका स्पीड थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन उनकी गाड़ी दौड़ती थी, लिटरली दौड़ती थी, और हम लोगों को मुश्किल होता था उनकी गाड़ी के साथ पेस रखने में कि वो गुरुजी के साथ चलना, पीछे ना रह जाए, बीच में कोई गाड़ी ना आ जाए। वहां पे एक ओएसिस आता है करनाल में जो है, लेकिन ओएसिस से पीछे जाके अगर आप थोड़ा सा ओएसिस को हल्का सा क्रॉस करें तो पीछे जाके एक अगेन देयर इज अ स्मॉल रिवर, तो वहां पे बड़ा अच्छा सा लॉन सा बना हुआ है, वहां बैठ के हम लोग अपना नाश्ता वाश्ता निकाल के गुरुजी सबको नाश्ता कराते थे। और गुरुजी जनरली ऐसी जगहों पे रुकते थे जिनका उन्होंने कल्याण करना होता था, और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे वहां पे नहीं रुकते थे। इसी बहाने उस संगत का जहां पे ये रुकते थे उनका कल्याण करते थे। सो ऐसे ही जाते हुए हम लोग दिल्ली पहुंच गए। जब हम दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में पहुंचे, लाइक जैसे आप दिल्ली एंटर करते हैं, तो गुरुजी ने बोला कि आपा ना एक ब्याह थे जाना है। तो हमने बोला गुरुजी हमने तो शादी वाले तो कपड़े पहने ही नहीं हुए। चलिए कोई गल नहीं, तुसी तैयार होके आ जाओ। अब हम लोग रहते हैं साउथ दिल्ली में, साकेत के पास रहते हैं हम। आई सेड माय गॉड इट्स टू फार, इट्स द अदर एंड ऑफ दिल्ली। तो जब भी कोई गल नहीं, तैयार होके आ जाओ।
और हम लोग भी, आप सोचिए, हम लोग फिर आ गए अपने घर, तैयार होके फिर हम मॉडल टाउन की तरफ पहुंच गए। मॉडल टाउन में कहीं जाना था हमें। आप ये सोचिए, हम सुबह पहले रात को चंडीगढ़ गए जलंधर से, फिर सुबह वहां से जलंधर आए, फिर उसके बाद दिल्ली आए, और दिल्ली में भी एक एंड से दूसरे एंड, और फिर हम वहां जाके वी आर फ्रेश एज इट इज। ये गुरुजी का करिश्मा था, गुरुजी की मेहर थी कि हम लोग फ्रेश के फ्रेश। और जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि वो जैसे आपको वहीं बुलाते थे, तो एक बार मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने बोला कि आप जलंधर आइए, फिर हमने कहीं जाना है। और शायद फिर वो जलंधर से चंडीगढ़ आ रहे थे या कहीं आ रहे थे, तो रास्ते में एक ढाबे पे रुके, और वो बिल्कुल, मम्मी ने बोला, सूना सा ढाबा था, जैसे कुछ पता नहीं, छोटी सी बेचारी झुग्गी बनी हुई, उसके पास कुछ होगा नहीं होगा। तो गुरुजी वहां रुके और उन्होंने बोला यहाँ हम लंगर करेंगे। और वो ढाबे वाले ने भी बेचारे ने जो उसके पास था, मंजियां सब कुछ उसने डाल दिया, सबको उसने खिला दिया। तो ये गुरुजी का एक कल्याण करने का तरीका था कि उसको, जो बेचारा अपना रुचि सूची या बहुत ही सिंपल इंसान है और मन का जरूर बहुत सच्चा होगा, हार्ड वर्किंग है, तो उसका ऐसे कल्याण करते थे गुरुजी। एक बार और ऐसा हुआ कि वो शायद डुगरी से पटियाला गए या अपने गांव में लेके गए सारी संगत को, और वहां पे उन्होंने बोला कि आपको सबको हम प्रसाद देते हैं। तो वहां पे उन्होंने बोला होगा कि परांठे ले आओ जो भी बने हुए हैं। जैसे हमारे पास कैसरोल होता है, उसको छाबा बोलते हैं, तो वो बेचारे छाबा सा वो गांव में रखते हैं जिसमें गर्म रहता है। उन्होंने बस एक छाबा पकड़ाया गुरुजी को, और गुरुजी ने, काफी संगत थी, सबको दो परांठे देते थे, और वो घबराते गए कि इतना तो हमारे पास है नहीं जितना गुरुजी बांट रहे हैं, और दो परांठे सबको, साथ में अचार और साथ में चाय प्रसाद, और सबको मिल गया। किसी ने 3 लिए, किसी ने 2 लिए, और वो तब भी खत्म नहीं हुआ। तो ऐसी उनकी महिमा रहती थी, ऐसी उनकी मेहर रहती थी कि लंगर कभी भी कम नहीं होता था। इवन अगर आप देखें, जब हम उनके पास जाते थे, चाहे जलंधर हो चाहे एम्पायर स्टेट हो, गुरुजी सबको ऐसे खिलाते थे और कभी भी लंगर कम नहीं पड़ता था। और कई बार तो गुरुजी खुद बीच में से अपना चलते रहते थे और अपने हाथ से रोटी प्रसाद देते थे। अब ये बातें, अब मैं सोचूं तो ये बातें याद करके मन इतना आनंदित हो जाता है कि आपको लगता है कि अरे हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी हमारे लिए ऐसा करते थे, हमें अपने हाथ से रोटी प्रसाद खिलाते थे। एक बार तो मुझे याद है, उन्होंने हमें अपने बेडरूम में भी बुला के, उन्होंने बोला था तुमने नहीं अभी खाना, और बेडरूम में बुला के उन्होंने अपनी थाली में से हमें प्रसाद खिलाया था। अब आप सोचिए कि गुरुजी के सामने बैठे उनकी थाली से तो हमारा तो गले में वाला ही नहीं जाएगा, बट इतना प्यार करते थे गुरुजी। और कभी कभी तो अपना वो जूस पीते थे। एक आध बार मुझे भी उसका मिला है प्रसाद कि अपना गुरुजी थोड़ा सा जूस पी के आपको दे देते थे, और आपके पता नहीं कितने कष्ट या कितनी ब्लेसिंग्स आपको देते थे उस तरह से। बाकी गुरुजी का आपको मालूम ही है, जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई थी तो हमको जैसे इंट्रोड्यूस कराया गया था, शमी जी न्यूज पढ़ते हैं, मैं गाती हूँ। तो गुरुजी ने जब बोला न्यूज पढ़ते हैं, तो गुरुजी ने करंट टॉपिक्स, पॉलिटिक्स पे बातें करनी शुरू कर दी, और हर किसी के बारे में गुरुजी का इतना ज्यादा ज्ञान था। इसमें भी मेरे को अजीब लग रहा है बोलते हुए, ज्यादा ज्ञान था, वो तो खुद साक्षात भगवान है, तो उनको क्या नहीं मालूम। हम तो उनके सामने एक छोटा सा तिल के समान, चींटी से भी छोटे इंसान है हम लोग तो ये हुआ। और फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम गाते हो तो सुनाओ कुछ। तो मैं भी उस टाइम घबरा गई, मैंने कहा मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ गुरुजी के पास, मुझे मालूम ही नहीं। अब तो सभी को मालूम है कि गुरुजी को संगीत से कितना लगाव है, तो मैंने कहा मैं तो कोई डायरी नहीं लाई, तो मैं ऑब्वियसली कोई शब्द या भजन ही सुनाऊंगी। लेकिन मैंने कहा गुरुजी मैं तो कोई डायरी नहीं लाई, तो अब मैं क्या सुनाऊं? कह रहे सुना दे कुछ भी। हमारा जी गाना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड को कहीं से ब्रीफ केस मिल गया, वो ब्रीफ केस में बहुत अच्छी ताल दे देते हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी संगत कर देते हैं। तो हमने गाना शुरू कर दिया, मैं थोड़ा सा गाऊं, फिर मैं अगले उस पे चली जाऊं, शब्द पे, अगले भजन पे चले जाऊं, आधे 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 सुनाती गई। फिर जब उन्होंने बोला हो सुना, सुनी जा रहे थे गुरुजी, तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो मुझे फिल्मी गीत आते हैं। कहते तू वही सुना दे। और गुरुजी हमेशा एनकरेज करते थे कि गाओ। फिर उसके बाद हमने अपने फिल्मी गाने गाने शुरू कर दिए। गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे, सबसे पहले जब मैं बैठती थी तो बोलते थे चल बह जा, सुना दे अठी अच तू वसदा, कहने अपने जोरू दे गुलाम नु क्या तबला बजाऊगा। ही यूज्ड टू थोड़ा जोक ऑल्सो, जब भी शमी जी मत्था टेकते थे तो आहिस्ता से बोलते थे लव मैरिज, मतलब इट वॉज वेरी फनी। मुझे याद है कि गुरुजी, आई डोंट नो, ही ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी डॉली। एक बार मेरा भी ऐसे अवसर हुआ, मैं गुरुजी के साथ ही बैठी थी, गुरुजी ने मेरा एकदम दुपट्टा लिया और उन्होंने कस के अपने सर पे बांध दिया, को कस के बांधा, और उनके पास वो प्रसाद आ गया। गुरुजी के पास डिवाइन प्रसाद आता था और इतनी खुशबू, इतनी महक होती थी। आपने सबने शायद हजारों बार सुना होगा कि उसमें इतनी खुशबू होती थी कि आपको लगता था पता नहीं कितना ज्यादा उसमें रोज डाल दिया है, और उसकी खुशबू जाती नहीं थी। आप जिस किसी चीज में भी रखते थे वो खुशबू रहती थी। और शुरू में तो हम लोग ऐसे स्टूपिड थे, हम लोग जोक करते थे कि हम गुरुजी को जरा सा टच करते हैं और वो खुशबू आती है।
और हम लोग सोचते थे गुरुजी ना कोई खास किस्म का परफ्यूम लगाते हैं। हम उस जनरेशन से हैं जो हम हमेशा गुरुजी को डाउट करते रहते थे। वो आपके दिल को पहचानते थे, उनके लिए कोई भी बुरा इंसान नहीं था। गुरुजी सबको बहुत प्यार करते थे। तो ये हमारी बेवकूफियां थी कि हम गुरुजी की इन बातों को समझते नहीं थे। सोचते थे प्रसाद पता नहीं कहीं से आ गया, और खुशबू लगाते हैं, कोई परफ्यूम लगाते हैं तभी उनसे खुशबू आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप उनको याद करते थे और वो खुशबू आने लगती थी। तब भी हम बहुत ही स्टूपिड रहे। डैडी गुरुजी को बहुत मानने लगे थे। आखिर वाले दिनों में चलते थे, वो काफी वॉक भी करते थे और हर बार एक चक्कर लगाते थे घर का, और हर बार आगे ऊपर देखते थे, गुरुजी का दरबार था, कहते थे गुरुजी मेहर करो, गुरुजी मेहर करो। उनके मुंह से यही बात निकलती थी। उन्होंने सबके घर बसते हुए देखे, बच्चों की शादियां देखी, तकरीबन सभी की। एंड तक वो गुरुजी को एकदम याद करते थे, गुरुजी मेहर करो, मेहर करो। अब मैं आपको बताती हूँ, 1.5 months बिफोर ही एक्सपायर्ड उनका हिप बोन फ्रैक्चर हुआ, और हम लोग वहीं थे, और उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, सक्सेसफुल हो गया, एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उस एज में आपका मसल मास कम हो चुका होता है, उनका वो फिर से डिसलोकेट हो गया। दूसरी सर्जरी भी हो गई, डॉक्टर ने घर भी भेज दिया, ठीक आ गए। उसके बाद ऑब्वियसली उनका थोड़ा डाउनफॉल हो गया, बिकॉज उस एज में 2 सर्जरीज बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल लेके गए। अब आप ये देखिए कि वो हॉस्पिटल में जैसे पहुंचे, हम 5 भाई बहन हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में व्यस्त हो सकता है, या ऐसी जगह अटक गया, कोई बाहर चला गया कि आ नहीं सकता। अब आप ये मेहर देखिए कि हम 5 बच्चे वर देयर फॉर माय डैड, और उनके सारे रिलेटिव्स जितने मेरे मामे हैं, उनकी फैमिलीज सब डैडी के पास थे। और डैडी का हमेशा विश रहता था कि सारे इकट्ठे हो, चलो सारे पार्टी करके के सब मिलो आके। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब दोबारा गई कि गुरुजी वो बहुत बीमार है, और मैं जब उनके पास पहुंची तो ऑलरेडी वो इससे 2-3 दिन पहले जिसके एडमिट हुए थे, उनका सोडियम लेवल कम हो गया था। तो एक डिलीरियम सी स्टेज में आप चले जाते हैं, जहां आपको कुछ समझ भी नहीं आता, पहचानते नहीं, या ऊट पटांग बातें करते हैं। और वो उस स्टेज में थे। जिस दिन पहुंचे उसके नेक्स्ट डे जब हम मिलने गए, और उन्होंने फट से मुझे पहचान लिया, और एकदम इतने खुश हुए, मतलब मुझे उनका वो खुशी वाला चेहरा मेरे मन में बार बार आता है, और एकदम खुश होके बोले डॉली, डॉली आ गई। हाँ, और मम्मी को देख के बोल रहे हैं डॉली, डॉली आ गई, हंस रही है 2 बार। अब मैं ये बात सोच रही हूँ, जिस तरह उन्होंने मुझे बोला डॉली आ गई, यही वर्ड्स मुझे गुरुजी ने फर्स्ट टाइम जब मैं उनके पास बोल गई थी और मेरे आसपास कोई नहीं था, तो उन्होंने मुझे देखते बोला था डॉली आ गई। तो अब मैं ये बात रिलेट कर रही हूँ कि उस टाइम उनके अंदर गुरुजी के बोल थे, और वो बिल्कुल जैसे गुरुजी ने हंस के मुझे बोला था डॉली आ गई, तो उसी तरह मेरे डैडी ने बोला डॉली आ गई, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो थोड़ी सी उनकी तबीयत बिगड़ती गई। देन ही वेंट टू सीसीयू, और वहां पे भी जब भी मैं बोलती थी जय गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु, वो आंखें उनकी बंद थी, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करते थे। मतलब उनको मुंह में थोड़ा बोलते थे, पीछे कोशिश करते थे बोलने की। मेरी भी अब यही एंड में डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अभी कोई स्कोप नहीं है, सो बट दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। मैंने बोला था गुरुजी आप ही लेके जाएंगे उन्हें। और उनको एंड में मम्मी को भी यही फिक्र था कि वो उनके ना सांस मुश्किल से ना निकले, बहुत तकलीफ होती है। इस बात का हमें बहुत मतलब एक वो है कि तसल्ली है कि जब एक्चुअली वो छोड़ के गए हैं तो उनको कुछ नहीं पता लगा, और उनको हमेशा मेरे बड़े भाई से बहुत ज्यादा लगाव था। और उस टाइम उनके पास मेरा बड़ा भाई था बिल्कुल पास में, और अमृत वेले वो गए हैं। और उस टाइम क्या हुआ कि इतनी जोरदार बारिश आई, बिल्कुल ही जो बारिश का मौसम नहीं था। दिस वाज ऑन 24 अक्टूबर, उस दिन करवा चौथ का दिन था, सुबह का वक्त था, कोई 3 बजे बारिश शुरू हुई, बड़ी बेमौसमी बारिश, और मेरी नींद खुली। मैंने कहा ये कैसी बारिश है, मुझे भी लगा कि कुछ अजीब सी बारिश है, मेरा भाई अगर जाएगा वो डैडी को कैसे मिलेगा, मेरे मन में ये चल रहा था। उसी टाइम डैडी ने कोई करीब 4:30 के करीब उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। और इतनी भयंकर बारिश आई, पूरा दिन उस दिन बारिश हुई है। शाम तक जब तक उनका क्रिमेशन हुआ है तब तक बारिश हो रही थी, मानो गुरुजी आ गए हैं उन्हें लेने। उसके बाद एकदम क्रिमेशन के बाद बारिश बंद, कोई नामो निशान नहीं। तो मुझे लगा कि गुरुजी की जो मेहर थी, उन पे ब्लेसिंग्स थी, उनकी एंड तक थी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।